चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। सुन रहे हो ना? अपन सबसे पहले थोड़ा एक नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं। अपना जो 12th का जो फिजिक्स है इसको हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा सिंपल सा अपना प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आज यूजुअल जैसे आप लोग 11th में भी कर रहे थे कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट को पढ़ाते वक्त जैसे इवन हमने 11th में भी किया था कि हम लोग पहले बेसिक जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं आपको बेसिक, फिर जरूरी नहीं हो उसी चैप्टर में हो सकता है जो बेसिक मैं आपको पढ़ाने जाऊं वो आपका बहुत लोअर स्टैंडर्ड में है। मैं इंटेंशनली जानबूझ के आप कह सकते हो अपने पास काफी सारा टाइम होता है और इतना वक्त है अपने पास पढ़ने के लिए कि ऊपर ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ सकते हैं, बराबर है ना? तो इसलिए बहुत सारी बार आपको ऐसे लगेगा कि मैं वो चीजें भी पढ़ा रहा हूं जो मैं 11th में एक्सप्लेन कर चुका हूं, या वो बेसिक भी पढ़ा रहा हूं जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है। लेकिन अपनी पढ़ने की मेथोडोलॉजी एकदम सिंपल रहेंगी। मैं आपको एकदम कोर बेसिक बताऊंगा जो कि बहुत ही सादा सुधार लेवल का होगा। वो बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग जो अपना मेन कंटेंट है जो कि हो सकता है आपका इसी स्टैंडर्ड का है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, चीजें पढ़ा दूं जो कि आपके हो सकते हैं बुक में नहीं है। फिर जैसे ही अपना खत्म हो जाएगा हम लोग इसके ऊपर क्या लेंगे, एमसीक्यूज लेंगे, यू में से ऑब्जेक्टिव्स लेंगे। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में दो तरह से ले सकता हूं, एग्जैक्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर डायरेक्टली या फिर कॉन्सेप्चुअल। ओके, कुछ चैप्टर्स ऐसे कि जिनमें इवन आपको बहुत थोड़े कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए जाए तो सारे चैप्टर का नॉलेज साथ में होना चाहिए, तब जाके उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पॉसिबल होता है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि चैप्टर को हार्ड एंड फास्ट 2-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक अच्छा खासा पार्ट खत्म हो गया, उसके ऊपर के क्वेश्चन तुम इमीडिएटली कर सकते हो। तो जैसे जैसे जरूरत है, अगर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा ही खत्म कर लो उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ो। जैसे अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, रोटेशनल डायनामिक्स, इसमें 2-3 कैटेगरी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पूरा चैप्टर स्टार्ट टू एंड पढ़ लो, पूरे कंसेप्ट पढ़ लो, पूरे फॉर्मूलों को अच्छे से कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 वे के ऑब्जेक्टिव आपके नोट्स में दिए गए हैं, आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। उसमें जो तीसरा वाला पार्ट है कौन से, स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और टारगेट विल बी टू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे और उसके ऊपर डाउट्स मुझे पूछोगे। अब तुम लोगों को भी अपने आप की आदत में थोड़ा चेंज करना है। ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने पढ़ा फिर पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। आज देखो पहला दिन है, आज अगर आप लोग अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करोगे कि जितना आज पढ़ा है ना उतना मेरे को घर पे जाके पढ़ना है। जो भी ये प्रेजेंटेशन होगा इस पीडीएफ को यहाँ से सेव कर लेने का और उसको अपने मोबाइल में लेके या जिस भी वे से वो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इमीडिएटली शेयर कर देने का, क्योंकि फिजिक्स में लिखवाऊंगा नहीं क्लास में, मेरे है कि नहीं। लेकिन जो पीडीएफ में तुम्हारे सामने रखूंगा उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए भी मिलेंगे, इनफैक्ट मेरी राइटिंग में भी मिल जाएगा। तो तुम्हारा काम है उससे पर्सनली अपनी नोट्स बना लो। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों? देखो, फिजिक्स इज डिफरेंट देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। रीजन एकदम सिंपल है, रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन नंबर 1, फिजिक्स हाईली कंसेप्चुअल, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा होता है, बराबर है नहीं? कंपैरेटिवली बायोलॉजी में कम है, कंपैरेटिवली केमिस्ट्री में कम है, तो वो टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है नोट्स लिखने के लिए। ऐसे भी दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो लिखना एक्चुअल जरूरी है, रीजन एक। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि तुम अगर ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो तुम 1 घंटे के 1 आवर के लेक्चर में हो सकता है बायोलॉजी के 30-35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर डालो, केमिस्ट्री के 20-25 सॉल्व कर डालो, फिजिक्स के 10 करने के लिए भी ताकत लगती है। हाँ, अगर वो खाली मेरे को ऊपर ऊपर कैलकुलेशन ही बताना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करना है। और फिजिक्स में अगर तुम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो जब तुमको एक्चुअल एग्जाम देने की जरूरत होती है तब इतना टाइम नहीं जाता, बराबर कि नहीं? तो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इसलिए मैं क्लास में लिखवा के देने का काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं जो आपको नोट्स देने वाला उसमें ऑलमोस्ट सारे कंटेंट्स की नोट्स जो है थियोरेटिकल लिखी हुई भी मिल जाएगी आपको। ओके, जहाँ पे कैलकुलेशनल वाला पार्ट है या जहाँ पे डेरिवेशन वाला पार्ट है उसमें जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अदरवाइज जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो नोट्स में तुमको मैं डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो ये पीडीएफ तुम्हारे पास जाएगी, तुमको लगता है उसकी जरूरत है तो नोट डाउन बनो, लिख के निकालो। ठीक है, दैट्स अप टू यू, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, सो होप
हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आज की डेट में जब आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो और आज अपना पहला लेक्चर है, तो आप लोगों के माइंड में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट काम का, वो कॉन्सेप्ट काम का, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि बच्चों आज मार्च है, बराबर कि नहीं, न्यूमेरिकल्स में लिखूं तो दिस इज न्यूमेरिकली थर्ड मंथ, राइट, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड ऑलमोस्ट अप टू 11th। इतने जो महीने काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नेक्स्ट 9 मंथ आप लोगों का पढ़ते वक्त कोई सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। तुम 12th यानी कि दिसंबर में, 1st यानी कि जनवरी, इन 2 महीने में आईएमपी के पीछे लग सकते हो। स्पेसिफिकली इन महीने में आप लोगों को बोर्ड पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत ज्यादा होगी, बराबर है। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो गया कि जो भी टाइम आपके पास बचेगा उसमें आपको जो भी सारे चैप्टर्स है उसके फॉर्मूले की एक, अगर आपने आज से नोटबुक बना के रखी होगी, ओके, एक मस्त 200 पेज का नोटबुक बना लो, उसमें कोर कॉन्सेप्ट, बहुत काम का फॉर्मूले के, स्पेसिफिकली फॉर्मूले ये सारे लिखने हैं, उनको रिकरिंग में डालने का। रिकरिंग में मतलब क्या, आज अगर मैं आपको 10 फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं ना, घर पे जाओ उसको लिख के निकालो। एक फॉर्मूला लिखने के लिए आपको 5-7 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड भी लगे, एक फॉर्मूला 10 बार लिखने को 2 मिनट नहीं लगते। और अगर हर रोज आपने 5 फॉर्मूलों का प्रण कर लिया कि मैं 5 फॉर्मूले लिखूंगा, 10 मिनट का काम कर रहे हो आप लोग, हर रोज कोई भी 5 फॉर्मूले उठाने के लिखने का, उनको 10-10 बार प्रैक्टिस करो। That's how you can remember formula for long duration. Okay. पहले दिन से प्रण करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, एंड तक करोगे। याद रखना फिजिक्स इतना इजी सब्जेक्ट पूरे 11th साइंस 12th साइंस में कोई नहीं है, ओके, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग उसकी साइज इतनी है, उतने साइज से आप उसको इतना बड़ा फुला सकते हो, क्योंकि इतने इतने कॉन्सेप्ट है, इतने इतने फॉर्मूले, उनको बेस्ट कर लो, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर इसके लिए आपको रट्टा मार के डेफिनेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं, थियरी क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम को भी देखोगे 30-32 मार्क्स को तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल ही आते हैं, सारे न्यूमेरिकल एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है, जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्यूशन निकाल रहे हो आप लोग। 20-25 मार्क्स के आपको डेरिवेशन आते हैं, तो 70 में से लगभग 55 से 60 मार्क्स का जो तुम्हारा पेपर है वो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से ही आता है, जो कि टेक्निकली न्यूमेरिकल पढ़ना, डेरिवेशन पढ़ना और एंट्रेंस पढ़ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। बोर्ड के लिए थियोरेटिकली लिखने में अंतर हो सकता है, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो आज से जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों ईमानदारी में पढ़ो, हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बोला अपने पास 9 क्रूशियल महीने, इन 9 महीने में अपना सिलेबस खत्म हो जाता है। 9 महीने 16 चैप्टर है, एक महीने के हिसाब के लिए 1.5 चैप्टर आता है, पूरा महीना भर है मेरे पास 1.5 चैप्टर पढ़ाना है खाली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं अपने 12th के सिलेबस में कि हार्डली 5-6-7 दिन में विद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। कुछ चैप्टर है बहुत लंबे चौड़े चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, ये अगले महीने भर भी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि कुछ चैप्टर्स हैं पूरा महीना लेंगे, कुछ चैप्टर है बहुत जल्दी सिमट जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोगों से कि आज से तुम तुम्हारी पढ़ाई एकदम ईमानदारी से चालू करोगे, सब कुछ प्रॉपरली पढ़ोगे, और जो भी कुछ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है अभी, इस डिस्कशन को आज के दिन याद नहीं रखना है, खाली हर रोज याद रखना है, ठीक है। तो एक जो नोटबुक की बात मैंने आपको कही, 200 पेज की नोटबुक, वो मुझे कल से दिखनी चाहिए। हर रोज तुम में आपस में तुमने मॉनिटरिंग करने का, कितने फॉर्मूले हुए, इस चैप्टर के नंबर डालने का, सीधा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, बराबर है कि नहीं? ओके, तो 200 पेज का एक नोटबुक बना लो, चैप्टर का नाम, चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लिखे सारे फॉर्मूले लिखने के और उनको रिकरिंग रिवीजन में डालने का। दैट्स व्हाट अ प्लान, अ टारगेट इज, ओके। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लें उसका सब कुछ एकदम परफेक्ट, ठीक है। सो आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू रेडी? हम कोशिश करेंगे जैसे अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितने जितने जरूरत है उतने सारे लेक्चर, और जरूरत पड़ी तो ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, एडिटिंग वगैरह करके मैं इसको यूट्यूब पे डाल के आपके साथ इसके लिंक शेयर कर दूंगा। आप खुद भी देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनामिक्स। चैप्टर वैसे शुरू होता है, टेक्स्ट बुक की बात करें तो सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है, और डायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्सेस स्टार्ट करते हैं।
रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि 11 साइंस में आप लोगों ने जो मोशन इन प्लेन चैप्टर पढ़ के रखा है, उस चैप्टर में आपने मोशन, पोजीशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शनरी पार्ट, और इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन के यहां तक पढ़ के रखा है। वो चैप्टर जहां पे खत्म हुआ वहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं आपने सारी चीजें याद रखी होगी। तो आज का लेक्चर या जितना भी जरूरत है उतना पार्ट में हम लोग को वो सारा बेसिक पहले रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल चीजें, तो मैं थोड़ा फास्ट भी समझा दूं तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ओके, देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी किस चीज को बोलते हैं हम लोग? अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो जिसका भी तुमको स्टडी करने का है उसको बोलने का बॉडी। तो अपना डेफिनेशन भी बड़ा सस्ता वाला है, कहीं लिखने को आने वाला है नहीं, तो जिसका करने का स्टडी उसको बोलने का बॉडी। किसी को डाउट? अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी है कहां पे, ये जानने में हमको काफी इंटरेस्ट होगा। तो उसका हम लोग लोकेशन लिखते बताते हैं उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कि उसके सराउंडिंग के कंपेयर में बॉडी एग्जैक्टली है किधर, उसको बोलते हैं उसकी पोजीशन। क्या बोलते हैं उसकी? ओके, एकदम साइंटिफिक टर्म में डेफिनेशन बोले तो इट इज समथिंग लाइक दिस: द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, एक सर्टेन इंस्टेंट को, एक सर्टेन टाइम को, इज द पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में वो जगह, ओके, द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम को, उस पर्टिकुलर पूरी स्पेस में या दुनिया में या जहां पे भी है, वो ऑब्जेक्ट जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी पोजीशन हो गई। तो अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज योर पोजीशन, तो अभी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, जो गैलेक्सी नाम का, मिल्की वे नाम का गैलेक्सी है, उसमें, सन की सोलर सिस्टम में, अर्थ में, कौन सा कॉन्टिनेंट में रहते तुम? एशिया में, इंडिया में, नासिक में, इस जगह पे तुम है, ये तुम्हारा पोजीशन हो गया। तो पोजीशन का मतलब तुम्हारा लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्लियर? व्हाट इज मोशन? तुम तुम्हारा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली बदल रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तितली की तरह भाग रहे हो, तो तुम क्या हो बच्चों? मोशन में हो। तुम तुम्हारा पोजीशन बदल ही नहीं रहे हो, तो तुम क्या हो बच्चों? रेस्ट में हो। बराबर है कि नहीं? आई एम नॉट गोइंग टू रीड द डेफिनेशन, आई होप यू विल रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। कुछ नहीं आया समझ में तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन एकदम बेसिक टर्म में अगर मैं पूछूं तो पोजीशन क्या होता है? तुम स्पेस में एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को कहां पे हो। मोशन क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुम तुम्हारी पोजीशन को बदल रहे हो। ओके, रेस्ट क्या होता है बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारी पोजीशन बदल नहीं रही। चलेगा? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। मोशन के टाइप क्या है? अब तुम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो या तुम जिस बॉडी की बात कर रहे हो, ये जो बॉडी है या ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, हो सकता है ये मोशन में है, और अगर मोशन में है तो नेचुरली वो अपनी पोजीशन बदल रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि बेचारा सिर्फ एक लाइन के ऊपर आगे पीछे जा सकता है उसकी बड़ी इच्छा है कि थोड़ी दुनिया घूम के आए, लेकिन उसको अलाउड ही नहीं है। वो ऐसी जगह पे फंसा हुआ है कि जहां पे वो एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ आगे या पीछे मूव हो सकता है। जैसे अगर आपने बचपन में एक स्लेट देखा होगा, उस स्लेट के ऊपर यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रिंग होता है, तार होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे से बॉल लगे होते हैं, देखे आप लोगों ने कभी? और वो बॉल सिर्फ है ना उस स्ट्रिंग के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। तो ऐसी जो मोशन होगी उसको बोलेंगे आप लोग वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे उसको? वन डायमेंशनल मोशन। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर खाली मूव हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने कैरम खेला हुआ कभी, तो उसका जो स्ट्राइकर या फिर जो भी कुछ है, ये सिर्फ उस के फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इस मोशन को बोलने का टू डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन बोलने का इसको? लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है पूरी स्पेस में घूम सकती है। क्या बोला मैंने आपको? कुछ ऐसे भी मोशन हो, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है पूरे स्पेस में घूम सकते हैं। पंछी है, बड़े है कि नहीं? हैरी पॉटर है अपना झाड़ू वाला। तो ये सारी जो चीज है ये कहां पे घूम सकते हैं? पूरे स्पेस में। उसकी मोशन को बोलने का थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ने हैं पढ़ लो, लिखने हैं लिख लो। ऐसे भी मैंने बोला कोई एग्जाम में आने वाली चीज है नहीं, पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली चीज है मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, मोशन के बारे में हमें डिटेल नॉलेज देती है। अब मैंने बोला बेटा क्या कर रहे हो? आपने बोला सर कुछ नहीं, भटक रहा हूं इधर उधर, यानी कि तो मोशन में हो। तो फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं
कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तुम जा किधर रहे हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी, तुम्हारा स्पीड, अगर बदल रहे हो तो एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने बोला ये सारा बेसिक है, आप जानते हो, लेकिन हम फिर भी थोड़ा डिटेल में इन चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, बरेगी नहीं। तो उससे क्या होगा कि चैप्टर समझने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, व्हाट इज डिस्टेंस? बेसिकली तुम इमेजिन करो, तुम्हारे सामने अभी एक डायग्राम है, ये एक पॉइंट ए से पॉइंट ए, तुम पॉइंट ए को थे, और ये अनदर पॉइंट ए से बी, तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी को निकले, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से तुम गए। कैन यू सी द डायग्राम? देख सकते हो तुम लोग? इस रास्ते से तुम पॉइंट ए से निकले और पॉइंट बी को गए। ये जो तुमने एक्चुअल रास्ता कवर किया होगा ना बच्चों, जो भी कुछ तुमको अभी मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोलते तुम्हारा डिस्टेंस। इसको पाथ लेंथ भी बोलते। क्या इसका अल्टरनेटिव नाम? पाथ लेंथ, यानी कि जो पाथ तुमने कवर किया उसका लेंथ। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, किधर से किधर गया पता नहीं, बराबर है नहीं, ए से बी गया कि बी से ए गया, लेकिन तुम जिस रास्ते से गए उस रास्ते को तुमने गिना, ओके, उसको तुम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन है नहीं, तो जिसको डायरेक्शन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? स्केलर। जिसको डायरेक्शन भी होता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। ओके, इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, बी तुम्हारा कौन सा पोजीशन है बच्चों? फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा वाला डिस्टेंस ये है। कैन यू सी दिस? ये जो दिखाया मैंने, क्या ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये उतना ही है क्या? नहीं। लेकिन अगर इत्तेफाक से तुम इसी रास्ते से जाते, जो रास्ता तुम्हारा शॉर्टेस्ट है उसी रास्ते से जाते, तो हो सकता तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? इक्वल भी आता। तो डिस्टेंस और मतलब डिस्टेंस जो है तुम्हारा, हो सकता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हो सकता है कि वो शॉर्टेस्ट नहीं भी है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तुम अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करोगे तो कॉमन सेंस है तुमने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वही उन दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा भटक भटक के जाएंगे तो कॉमन सेंस है उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उससे तुमने कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। समझ में आ रहा है? इट नेवर डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ तुम चल रहे हो तो ये कभी कम नहीं होता, तुम बढ़ते ही चलते हो। तुम्हारी गाड़ी का स्पीडोमीटर तुमने जैसे लिया, स्पीडोमीटर के साथ वो दिखाता है ना कितना डिस्टेंस तुम्हारी गाड़ी चली। तो ऐसा कभी होता है कि तुम्हारी गाड़ी तुम चला रहे हो और वो कम होना शुरू हुआ अचानक? तुम्हें ये भी ट्राई करके देखो, उल्टा लेके जाओ गाड़ी को, थोड़ा रिवर्स डाल के देखो, फिर भी वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। तो इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे गए तो बढ़ेगा, पीछे गए तो कम होगा। समझ में आ रहा है? तुम आगे गए तो फिर भी बढ़ेगा, पीछे गए तो फिर भी बढ़ेगा ही। तो डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। ओके, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब नेगेटिव का सीधा मतलब होता है कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, या पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव। लेकिन इसको डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं कर रहे हम लोग, तो इसमें नेगेटिव चीज आएगी क्या? नहीं। हाँ, तुम कहीं गए नहीं, पिछले 10 मिनट से तुम यहीं पे बैठे हो, मैंने पूछा बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया पिछले 10 मिनट में, 5 मिनट में, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं। तो ये जीरो हो सकता है। हाँ, तुम चलेंगे, आगे चलो पीछे चलो, ये पे एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इट विल नेवर बी नेगेटिव। द एसआई यूनिट इज मीटर एंड द डायमेंशन इज m0 l⁻⁴ t⁻�0। याद रखो, मास की पावर कितनी है इसमें? 0 है। लेंथ है, एक डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है तो वो 1 है, और टाइम की पावर भी क्या है बच्चों? 0। एसआई यूनिट क्या है तुम्हारा? मीटर। तो डिस्टेंस को तुम अच्छे तरीके से इसके पहले भी जानते थे, लेकिन हमें क्लैरिटी बहुत हायर लेवल चाहिए। जब हम शब्दों के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं तो शब्दों से बनने वाले, वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। कई किसी सेंटेंस में, किसी डेरिवेशन में, किसी फॉर्मूले में, किसी लॉ में डिस्टेंस वर्ड आता है तो डिस्टेंस खाली कुछ तो आके चला गया ऐसा नहीं होगा, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है बच्चों? डिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट। यस, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस एक छोटा सा अंतर है, हम डायरेक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं, तुम निकले किधर, जा किधर रहे हो, और स्पेसिफिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट था से ए, ये तुम्हारा एंड पॉइंट था से बी, तो हम लोग खाली ये जो अभी मैंने रेड कलर से मार्क किया ना, बस इसकी बात करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट विद डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के ओर। तो ये जो तुम्हारे सामने अभी मैंने एरो निकाला है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
जाहिर है इसको डायरेक्शन है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी फिर? वेक्टर, बनेगी नहीं। अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड भी होगा क्या? हाँ, कितना मैग्नीट्यूड क्या होगा? कितना गए, और डायरेक्शन क्या होगा? किस दिशा में गए। ओके, so whatever maybe 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, that will be your magnitude. In north, in south, in this angle, that angle, whatever maybe, that will be your direction. It can be negative, zero और पॉजिटिव। अब यहाँ पे चीज समझो, इसको डायरेक्शन है, तो जब मैं आगे जाने वाली चीज को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा तो पीछे जाने वाली चीज को क्या लूंगा बच्चों? निगेटिव। और अगर मैं मान लो कहीं पे भी घूम के उसी जगह पे वापस आ जाता हूं तो टेक्निकली इनिशियल और फाइनल एक ही हो गया, भले तुम घूम के आए होंगे, लेकिन जहां पे इनिशियल है वहीं पे तुम्हारा फाइनल पोजीशन है। तो इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। अब मान लो कल रात को 10 बजे तुम घर पे थे, सो रहे थे, आज रात भी तुम उसी जगह पे जाके सो रहे हो, तो कल रात और आज रात के बीच में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस तुमने काफी कवर कर लिया है, बहुत चले घूमे फिरे, समझ में आ रहा है? ओके, फ्रॉम फिगर डिस्टेंस इज अलोंग ACB एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग AB बार। तो ये जो है सपोज यहाँ पे कहीं पे, तो बीच में एक पॉइंट भी ले लेता हूं मैं C, तो ACB तुम्हारा डिस्टेंस है, और ये जो सीधा दिख रहा है तुमको AB, ये क्या है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। समझा सबको? अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बहुत सारे बच्चों को सेम वर्ड लगते हैं, लेकिन अभी तुमको समझ में आ गया, डिस्टेंस तुम्हारा कोई भी हो सकता है एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। तो अभी अगर तुम चल रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो मैंने पूछा बेटा हर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? चल रहे हो ना, तो मैंने बोला कि हर सेकंड या फिर यूनिट टाइम में। कौन से टाइम में? यूनिट, यूनिट यानी कि 1। अब जब मैं 1 टाइम की बात करता हूं तो सेकंड में गिनूं तो मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, मिनट में बोलूं तो मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, आवर्स में बोलूं तो मैं 1 आवर की बात कर रहा हूं। तो जब मैं बोलता हूं यूनिट टाइम यानी कि किसी भी सिस्टम में 1 टाइम, ठीक है, तो ये हम मान लो सेकंड की बात करते हैं, 1 सेकंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस बोला मैंने, ये तुम मुझे बताओगे तो उस चीज को बोलने का स्पीड। और 1 सेकंड में तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? अब डिस्प्लेसमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो तुम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो उसको बोलने का वेलोसिटी। तो अगर मैंने क्या बोला, एक बात बताओ, डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एकदम सिंपल टर्म में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वेलोसिटी। ओके, 1 सेकंड में जब कोई चीज होती है तो एक तरह से उसको अपन रेट बोलते हैं। रेट का मतलब ये क्या होता है? पर सेकंड कितना। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। फर्क आ गया समझ में? पक्का? अब फॉर्मूला कोई भी बना सकता है, कौन सी बड़ी बात है? ओके, अगर मैं तुमको ये पूछता हूं कि बेटा मान लो कोई बंदा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर गया, बरे कि नहीं, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करने को लगाया 5 सेकंड टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है बहुत हाई स्पीड से भाग रहा है, 5 सेकंड में 10 किलोमीटर चला गया, तो तुम क्या बोलेंगे? सर यानी कि 1 सेकंड में ये 2 किलोमीटर गया, बराबर है? तो तुम लोगों को मैंने पूछा चाहिए कैसे बनाया तुमने? 1 सेकंड में जो भी गया उसी को बाय द वे तुम स्पीड बोलोगे, बराबर ना? तो तुमने स्पीड निकाला कैसे? कुछ नहीं, तुमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। तो इसका बेसिक फॉर्मूला तो कोई भी बना ले, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। किसकी बात की मैंने? ये स्पीड की। लेकिन अगर वही मैं तुमको वेलोसिटी पूछूं तो तुम बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिक फॉर्मूले जो है उन्हीं को हम लोग उसके एवरेज फॉर्मूले भी बोलते। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल पाथ लेंथ, यानी कि पाथ लेंथ मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपको, डिस्टेंस, सॉरी, पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या है तुम्हारा? स्पीड। ये क्या है तुम्हारा? अब आज तक तो हम लोग इसको स्पीड बोलते आए, लेकिन उसके बाद हमने अचानक इसके स्पीड नाम के साथ एक वर्ड चिपका दिया, एवरेज। ये तो हम लोग 11th में ही कर चुके वैसे, बराबर कि नहीं? आज तक हम लोगों ने स्पीड का जो डेफिनेशन पढ़ के रखा था स्पेसिफिकली 10 तक, वो हम लोग बोलते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो क्या एक ही चीज हो गई एक तरह से। लेकिन मैंने इसको स्पीड के बजाय एवरेज स्पीड क्यों बोला? तो मैंने आपको पिछले टाइम जब 11th में पढ़ाया था तब भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं नासिक से निकला। कहां से निकला बच्चों? नासिक से। और कहां पे गया पता है? मैं नासिक से निकल के मान लो गया पूना। अब नासिक टू पूना दिस डिस्टेंस इज समवेयर 200 किलोमीटर। क्या 200 किलोमीटर जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, ओके,
तो ये 200 किलोमीटर जाने के लिए मुझे कुछ तो टाइम भी लगा होगा ऑफ कोर्स। चलो मैंने ऐसा बोला कि बच्चों 200 किलोमीटर है ना, मैं 5 घंटे में चला गया। आपने आंसर भी निकाला 40 किलोमीटर पर आवर। क्या तुमको लगता है मेरे गाड़ी का स्पीड थ्रू आउट 40 किलोमीटर पर आवर था? कभी बढ़ा होगा, कभी घटा भी होगा, कभी रुका भी होगा। अबे हाँ या ना? तो ये 40 किलोमीटर क्या आ रहा है? क्या ये मेरा स्पीड आ रहा है? नहीं, ये मेरा एवरेज आ गया खाली। समझ में आ रहा है? इसलिए आज से जिसको हम लोग, या आज तक बचपन तक एक्चुअली 10 तक जिसको तुम स्पीड बोलते थे, अभी उसके नाम के साथ क्या लगा दिया हम लोगों ने? एवरेज। तो आपका जो फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या पाथ लेंथ अपॉन टाइम। यही अगर तुम लोग वेलोसिटी के लिए करोगे, यानी कि आप लोगों ने टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे तुम लोग? एवरेज वेलोसिटी बोलोगे। समझ में आ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? देखो अब आप बोलोगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? तो लेट मी एक्सप्लेन यू। इमेजिन करो कि तुम ये नासिक से निकले, नासिक से निकल के तुम पूना गए। अब कॉमन सेंस से रास्ता सीधा तो है नहीं। नासिक से तुम मान लो सिन्नर गए, सिन्नर के बाद तुम संगमनेर गए, उसके बाद मान लो वो बीच में क्या होता है, क्या कुछ तो एन से उसका नाम है, नहीं रे नगर तो अलग जगह पे है, नारायणगांव, बरेगी नहीं। और फिर तुम पहुंचे, मान लो बीच में वो पिंपरी चिंचवड़ भी आता है, चलो पहुंच गए पूना। अब तुमको मैंने बोला कि बेटा तुम जब सिन्नर गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो सिन्नर का डिस्प्लेसमेंट ये सिन्नर तक की स्ट्रेट लाइन होगी। तुमको मैंने संगमनेर तक बोला तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, पूना तक बोला तो अलग होगा। समझ में आ रहा है? अबे है ना? तो डिस्प्लेसमेंट में स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो कॉमन सेंस से इधर से सिन्नर के लिए इधर से लेके सिन्नर तक का स्ट्रेट लाइन बनेगा, पूना के लिए डायरेक्ट पूना तक का स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं और वो पूरी जर्नी की निकालना चाहता हूं, मान लो नासिक टू पूना, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नासिक टू पूना बनेगा। समझा? और टोटल टाइम भी नासिक टू पूना का लेना पड़ेगा। ये समझा? मान लो इमेजिन करो कि किसी ग्राफ में, इमेजिन करो कि नासिक पूना, मैंने ये तो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर रहे, मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ऑन स्केल यहाँ पे नासिक की पोजीशन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे पूना भी ड्रॉ कर लिया। मैं नासिक की पोजीशन को एक वेक्टर से ड्रॉ कर रहा हूं, कंसीडर दिस वेक्टर इज S1। मैं पूना की पोजीशन किसी दूसरे वेक्टर से ड्रॉ कर रहा हूं, कंसीडर दिस एज S2। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच की पोजीशन तुमको ये मिलेगी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुमको आते हैं। ये जो है ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ना। लेट मी राइट इट एज एस बार, चलो इसको मैं एस बार मानता हूं। नासिक टू पूना ये डिस्प्लेसमेंट मुझे लेना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने तुमको सिखाया है, याद है तुमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे सिखाते हैं? देखो इमेजिन करो ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट से O, तुम O से गए पॉइंट N, इमेजिन करो O से किधर गए N, N से किधर गए तुम P। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? O से N गया, N से P गया, ये रे सीधा बीच में से जाता, डायरेक्ट P पहुंचता। सपोज तुम O पे थे, तुम O से पहले किधर गए? N गए, फिर N से किधर गए तुम? P गए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? बस इतना ही बोलता है कि ये रे इतना घूम के जाने के बजाय सीधा जाता O से लेके P। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर मैं तुमको बोलूं कि ट्रायंगल का लॉ निकालो, तो तुम बोलोगे सर ये जो S2 बार है ना, दैट इज सेम एज S1 बार प्लस S बार, बराबर है ना। देखो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस इज सेम एज दिस प्लस दिस। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। फिर मैंने बोला बेटा इससे यस का फॉर्मूला बनाओ, तुम बोलोगे सर S1 इस साइड में लेके आओ। सो व्हाट इज S बार? S2 बार माइनस S1 बार। लेकिन ये है क्या? S बार कौन है? N और P के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तुम नासिक से लेके पूना का डिस्प्लेसमेंट ही ना S बार, उसी को माना है अपन ने। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखो कैसे बन गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज S2? तुम्हारा फाइनल पोजीशन। व्हाट इज S1? तुम्हारा इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, बोलो तो क्या फॉर्मूला है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद रख पाओगे? ओके तो देखो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, फॉर्मूला नजर आ रहा है। अब एकदम छोटी सी चीज नजर आ रही होगी तुमको, ये है, लेट मी जूम इट आउट, जूम इन, थोड़ा जूम इन करता हूं इस फॉर्मूले को मैं, बराबर है? थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा जूम इन हो गया। हाँ देखो इस फॉर्मूले को देखो, एकदम सिंपल चीज है।
लेकिन अगर तुम सिंपल चीज को भी बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो बताओ मुझे, ऊपर क्या लिखा मैंने, S2 माइनस S1। व्हाट इज S2 माइनस S1? टोटल डिस्प्लेसमेंट। कहां पे थे तुम? नासिक को पोजीशन किससे रिप्रेजेंट की थी हम लोगों ने? S1 से। कहां पे पहुंचे तुम? पूना को किससे रिप्रेजेंट कर दी? S2 से। तो फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारा? S2। इनिशियल क्या है? S1। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। आ गया S2 माइनस S1। अब टाइम भी तो लगा होगा। मान लो तुम नासिक में जब थे घड़ी में T1 बज रहे थे, 10 बज रहे थे। पूना पहुंचते पहुंचते घड़ी में T2 बज गए, मान लो 4 बज गए। नासिक से पूना जाने को कितना टाइम लगा? 10 से लेके 4 बजे तक का टाइम काउंट करना है। डिफरेंस से ही काउंट करोगे ना, बनेगी नहीं? अबे हाँ या ना? तो तुम लोग निकालोगे 10 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, जो भी कुछ है। तो T2 माइनस T1। व्हाट इज T2 माइनस T1? टोटल टाइम टेकन। समझा? अच्छा, तुमको यह भी पता है कि डिफरेंस को हम लोग डी या डेल्टा सिंबल से भी लिखते हैं। वैसे यूजुअली डी हम लोग डेरिवेटिव में यूज करते हैं, ये डेल्टा हम लोग बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी दो नंबर का डिफरेंस है तो डेल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर S2 माइनस S1 लिखने के बजाय हम लोगों ने खाली डेल्टा S लिख दिया। क्या लिखा? डेल्टा S। यहाँ पे डेल्टा S होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने? डेल्टा S। और नीचे भी टी के दो वैल्यू का डिफरेंस है, उसको क्या लिखा? डेल्टा टी। तो फॉर्मूला बड़ा छोटा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमको समझा है क्या है वो, तुम लोगों ने समझ के अंडरस्टैंड करके याद रखा है। अंडरस्टूड? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? श्योर नहीं है? सो होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला और तुम इसको अच्छे बच्चों की तरह याद भी रख लोगे। ओके, सो मुझे बताओ, क्या सबको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों समझ में आ गए? तुमको लगता है कि इस चैप्टर में अभी हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया है उसमें ये पहला फॉर्मूला है जिनको लिखना चाहिए अपन ने? तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, राइट इट ऑन योर नोटबुक। जो भी कुछ है, नोटबुक अभी बनाई नहीं होगी तो कच्चे पेपर पे लिख लो। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। लिखो, जल्दी लिखो। लिखा तूने? नाइस। चलेगा बच्चों? तो इस साल का क्यों नहीं चलेगा? हर फॉर्मूले को गिनो, एक फॉर्मूला भी अपना छूटना नहीं चाहिए। ओके? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। जाओ अगले टॉपिक में। लिखा? सबने लिखा? ओके, चलो आगे चलते। देखो बच्चों, अब एवरेज तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन मुझे बताओ, जब तुम इस जर्नी में निकले हो, नासिक से अपनी पूना की जर्नी, तुम्हारी गाड़ी का स्पीडोमीटर भी तुमने देखा होगा, जिसके ऊपर जो पॉइंटर है वो हमेशा इधर उधर टिक 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 घूम ही रहा है। वो स्टेबल है क्या? अनलेस तुम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। वो पॉइंटर एक जगह पे है क्या? ये पॉइंटर अपनी जगह पे पोजीशन बदल रहा है। ये पॉइंटर जो वेलोसिटी या स्पीड तुमको दिखाएगा, नेचुरली ये एवरेज आंसर है क्या? नहीं है। ये तुम जिस वक्त उसको देख रहे हो उस वक्त का स्पीड तुमको दिखाएगा। तुम्हारे गाड़ी का स्पीडोमीटर अभी तो डिजिटल आ गया, तो डिजिटल में जो भी नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? हमको उस वक्त का, उस मोमेंट का, उस इंस्टेंट का स्पीड दिख रहा है। व्हाट वी कैन कॉल इट एज, क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखोगे? अब सवाल उठता है कि सर ये कैसे निकलेगा, इसके लिए कोई नया फॉर्मूला लगेगा? बेसिकली जो हमारा एवरेज वाला फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है। फर्क क्या है? तुम लोगों ने इमेजिन करो, नासिक टू पूना की जर्नी में नासिक से लेके पूना तक का सारा डिस्टेंस ले लिया, टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम लिया 5 घंटे 6 घंटे जो भी कुछ लगे होंगे। तो जो तुमको फॉर्मूला मिलेगा हो जाएगा एवरेज स्पीड का। वो किसका हो जाएगा? तुम्हारा एवरेज स्पीड का। लेकिन तुमने इस जर्नी का बहुत ही छोटा हिस्सा लिया, बहुत ही छोटा डिस्टेंस लिया,
कितना छोटा डिस्टेंस, इसका वैसे तो टेक्निकली कोई साइज नहीं है, लेकिन तुमको जितना स्मॉल लेना पॉसिबल है उतना स्मॉल। मैंने बोला एज स्मॉल एज पॉसिबल। कोई बंदा 200 किलोमीटर से 2 mm ले सकता है। अब 2 mm तुमको दिखेगा भी नहीं, 2 mm देखने के लिए भी हो सकता है तुमको स्केल की जरूरत पड़े या वो लगे लेंस। कोई उससे भी छोटा ले सकता है, वो बोलेगा सर मेरे को तो 0.0001 mm डिस्टेंस लेना है। कितना छोटा डिस्टेंस लिया तुमने। जब तुम इतना छोटा डिस्टेंस लोगे, तुम्हारा गाड़ी का टायर भी उससे बड़े जगह पे जमीन से चिपका हुआ है, समझो। उससे भी छोटा डिस्टेंस तुमको जाने को कितना टाइम लगेगा, कैन यू जस्ट इमेजिन। तुम 5 घंटे इधर से किधर पहुंचे, पूना। तो मैंने बोला बेटा इसी जर्नी का है ना, एक 2 mm का डिस्टेंस था, इतना इतना, उसको जाने को तेरे को कितना टाइम लगा। हो सकता है तुम्हारा टाइम निकले 0.00001 सेकेंड। तो अगर तुमने ऐसा बहुत छोटा टाइम ले लिया और बहुत छोटा डिस्टेंस ले लिया, तो ऊपर जो डेल्टा एस है वो बहुत ही छोटा है, नीचे जो डेल्टा टी तुमने लिया वो भी बहुत ही छोटा है। तो ऐसी केस में वो उस पर्टिकुलर जगह का ही तुमको स्पीड देने वाला है, तो उतने उतने जगह का ही एवरेज निकल रहा है टेक्निकली। तो वो हो गया तुम्हारा उस इंस्टेंट का स्पीड। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चों? इट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम। ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस कवर करने को लगा हुआ टाइम, नेचुरली वो टाइम भी बहुत छोटा होगा। अब वो कितना छोटा हो सकता है कि जीरो, जैसे मैंने बोला 0.0001 सेकेंड। तो कोई डेढ़ शाना बोल सकता है, बड़े बड़े चीजों का शौक रखते हैं सर हम लोग, छोटे मोटे चीजों को पूछते नहीं है, इतना छोटा टाइम 0 ले लो सर। और तुम तो जानते हो कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर इंफिनिटी आता है। अब यहां है ना, तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड इंफिनिटी कैसे हो सकता है? इंफिनिटी ऐसा होता है, कुछ भी मत निकालो, हम बोलो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इवन स्पीड इंफिनिटी हो सकता है। लाइट भी एक लिमिट में भागती है, तुम्हारा तो इंफिनिटी हो गया स्पीड। मैंने फोन किया, बेटा कहां पे हो? तूने वो सर कुछ नहीं, जुपिटर पे हो। अगले मोमेंट मेरे सामने, कहा कैसे आया? जुपिटर से इंफिनिटी स्पीड है ना, मेरे को क्या, प्लैनेट इंटरप्लैनेटरी मिली सेकंड में हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इंफिनिटी पॉसिबल होना चाहिए कि स्पीड बच्चों, तो ऐसा ना करें। इसलिए इस फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला था, याद करो फॉर्मूला कैसा था बच्चों, अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था उसको अपन ने लिखा था वे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही लिखा था कि नहीं? यही तो लिखा था फॉर्मूला। सिर्फ यहाँ पे डेल्टा एस बड़ा डेल्टा एस था, डेल्टा टी बड़ा डेल्टा टी था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया था। लेकिन हमने इनकी वैल्यू अभी इतनी छोटी कर दी, इतनी छोटी कर ली, इतने इतना सा डिस्टेंस लिया। मैंने बोला गाड़ी का टायर भी उससे बड़ी जगह पे चिपका हुआ है, तो इतना इतना डिस्टेंस जाने के लिए टाइम भी बहुत छोटा, 0.00001 सेकेंड। ऐसी केस में तुम इस डिनोमिनेटर को 0 ना डालो, इसलिए यहां पे एक सिंबल लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जो सिंबल बाजू में लिखा है ये छोटा सा नोटेशन है, एक सिंबल है जो आपको बोलता है कि भैया किसी भी हाल में तुम डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 डालने का नहीं। डिनोमिनेटर का लिमिट है 0, यानी कि वो 0 के बहुत करीब है, लेकिन 0 कभी भी नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। किसी को इसमें डाउट है? पक्का नहीं है? ये सिंबल को अगर तुमको बहुत गहराई से समझने की इच्छा है तो सर्च करो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो तुम लोग, फाउंडेशन 11th करके। और ये जो फाउंडेशन है उसमें फिजिक्स के वीडियो तुमको मिलेंगे। उन वीडियोस में व्हाट इज लिमिट नाम का एक वीडियो है, आधे घंटे में मैंने ये सिंबल को, इसके मीनिंग को बहुत डिटेल में समझाया। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं, होप तुम लोग जानते हो। फिर उसके बाद और एक वीडियो है, उसको भी देखना, व्हाट इज डेरिवेटिव। क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने चीज लिखी है, इतनी सारी चीज, इसको हर बार इतना सिंबल लिखने की हमारी इच्छा नहीं होती, और इसलिए हम लोग इसी चीज को और शॉर्ट में लिखते हैं। इसलिए इसको हम लोग खाली इतना लिखते हैं, ds डिवाइडेड बाई dt। तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये हो गया दूसरा वाला फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला फॉर्मूला। तो इतना बड़ा ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है ना, उसके बजाय क्या लिख सकते हो तुम लोग, खाली सिंपली ds अपॉन dt। अब ये भी तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा कि सर ये डायरेक्ट लिख देते हो क्या? नहीं, उसके पीछे थोड़ा लॉजिक है। तो अगर आप डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उसके ऊपर का आधा घंटा का वीडियो पढ़ोगे, तो तुमको ये समझेगा कि इस सिंबल को ऐसा क्यों लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसके पीछे का मतलब क्या है। अदरवाइज तुम डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आएगा। तो होप तुमको इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ चुका है।
अब मुझे बताओगे आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देखा, क्या था बच्चों? s2 बार माइनस, सॉरी एवरेज का बताओ पहले, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, दैट वाज योर एवरेज वेलोसिटी, बरोबर है कि नहीं? इनफैक्ट तुमको मैंने बोला कि ये जो ऊपर लिखा है इसको तुम डेल्टा एस भी लिख सकते हो, नीचे को डेल्टा टी भी लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था। अब मैंने बोला एवरेज मत बताओ, अभी का इधर का बताओ, इस इंस्टेंट का बताओ। तो क्या करोगे? बहुत क्लोज वाले दो पॉइंट लो, जितने क्लोज ले सकते हो उतने क्लोज। अगर बहुत ही क्लोज वाले पॉइंट होंगे तुम्हारे, बहुत ही क्लोज एज पॉसिबल एज, वही इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन, बहुत दो करीब के पॉइंट ले लिए तुमने। हो सकता है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, स्ट्रेट डिस्टेंस, वो बहुत छोटा है, 1 mm से भी छोटा, बहुत ही छोटा, एज स्मॉल एज पॉसिबल। देयर इज नो परफेक्ट साइज, बट ओरिजिनल के कंपेयर में जितना छोटा ले सकते हो उतना छोटा। तो उस केस में मेरे को इधर डेल्टा एस बहुत छोटा नंबर मिल जाएगा। जाहिर है इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है तुम्हारा, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। इसको जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? ना के बराबर 0.0001 सेकेंड। तो ऐसी केस में तुम इसको भी जीरो ना बनाओ, इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा बच्चों तुमको? जीरो। बस डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर एरो करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज की जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो क्या फर्क है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में? कुछ भी नहीं। एवरेज में कितना भी बड़ा डिस्टेंस, कितना भी बड़ा डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस में जितना स्मॉल डिस्टेंस ले सकते हो उतना स्मॉल डिस्टेंस, जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो उतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसलिए फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ता है? बस ये एक चीज चिपकी हुई आती है बाजू में, लिमिट डेल्टा टी। ये इस फॉर्मूले में चिपका हुआ लिमिट का टर्म इतना ही बोलता है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। ये टर्म बस इतना ही बोलता है कि डिनोमिनेटर को जीरो मत डाल, ठीक है? तो अगर अभी मैं तुमको पूछूं कि बेटा बताओ मुझे एवरेज स्पीड, बराबर कि नहीं, और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों? बोलो तो सही। s2 माइनस s1 टोटल डिस्प्लेसमेंट, नाइस, बराबर कि नहीं? एरो करो, डायरेक्शन है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t2 माइनस t1। या इसी चीज को कैसे लिखोगे? डेल्टा एस बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बार डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये कौन हो गया तुम्हारा? एवरेज वेलोसिटी। बाहर करना पड़ेगा, बाहर क्या दिखाता है? डायरेक्शन है। अच्छा मैंने स्पीड बोला तो सेम फॉर्मूला है, बराबर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s2 माइनस s1 लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बराबर है कि नहीं? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वैसे यहाँ पे ये सिंबल यूज नहीं करते, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं ये इंस्टेंटेनियस बोलता हूं कि नहीं मेरे को एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो फर्क क्या पड़ता है फॉर्मूले में? बताओ, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्या फर्क है? सेम फॉर्मूला है, हाँ सेम है। इधर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वाला हिस्सा तो सेम है, इधर भी डेल्टा एस बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वाला सेम है, बराबर कि नहीं? बस एक चिपकी हुई चीज आ गई बाजू में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहां पे भी बोलो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये चिपका हुआ डेल्टा टी अपॉन मतलब लिमिट, ये येलो कलर में लिखा हुआ चीज, ये बस इतना ही बोलता है कि कुछ भी कर, डिनोमिनेटर जीरो मत डाल। मतलब कल अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई सिचुएशन तैयार हो गया कि कोई डाकू तुमको पकड़ ले, वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर दिमाग मतलब दिमाग तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारा सर है उसके ऊपर एक बंदूक रखे और बोले कि बोल इंस्टेंटेनियस फॉर्मूले से ये लिमिट का चीज हटाता है नहीं, या मार दूं, तो तुमने शहीद हो जाने का साइंस के नाम पे, तुमको बोलने का तुमने उड़ा दो भैया। लेकिन इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूले में तो लिमिट का टर्म आएगा ही आएगा, मैं इसको नहीं हटाने वाला। बहुत हुआ तो मैं एक काम कर सकता हूं तुम्हारे लिए, वो पूछेगा क्या? इसका है ना अल्टरनेटिव सिंबल यूज कर सकता हूं। तुम इसके बजाय ना लिख सकते हो ds अपॉन dt, और तुम इसके जगह पे लिख सकते हो ds बार डिवाइडेड बाय dt। इतना कर सकता हूं, लेकिन मैं हटाऊंगा तो बिल्कुल नहीं। याद रखोगे? फॉर्मूले लिख लिए, लिखो। कौन सा बेटा? किधर? अच्छा इधर ना, किधर है? अबे अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये वो करेक्शन है इसमें, मस्ट बी डेल्टा टी। ओके, वो जहां से कॉपी पेस्ट किया मैंने वहां पे
वो था तो मैंने वो चेक नहीं किया होगा प्रॉपरली, कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? तो छापो फॉर्मूले, चलो। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। ओके, जब बेसिक फंटास्टिक होता है बच्चों तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब जो आज एब्सेंट है, चलो उनका नसीब अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनको मिल जाएगा। क्या हो गया? YouTube पे डालेंगे, जब तक मूड है तब तक डालेंगे, जिस दिन मूड नहीं हुआ उस दिन नहीं डालेंगे। डन? अरे हाँ या ना? थैंक यू। नेक्स्ट अगली चीज है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो तुम लोग, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म में हम बोलते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल है, बदल रही है। तो सिंपल सी बात है, जिस मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तुम्हारी मैग्नीट्यूड भी बदली नहीं, तुम्हारा डायरेक्शन भी बदला नहीं। मान लो तुमने 40 का स्पीड पकड़ के रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, और जिंदगी भर अपने नाक के सामने 40 की स्पीड से चल रहे हो, डायरेक्शन बदला ही नहीं। अब ये मत बोलो कि सर जिंदगी भर में चलूंगा तो पूरे अर्थ को राउंड मारूंगा, और कॉमन सेंस है उस केस में तो मेरा डायरेक्शन बदलने ही वाला है। मैं अर्थ के ऊपर चलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेस में जाने की बात कर रहा हूं। फेंक दिया मैंने तुमको स्पेस में ऐसा, तो तुम जिंदगी भर एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से ट्रेवल होते रहोगे। तो उस केस में उस मोशन को बोलने का यूनिफॉर्म मोशन, और तुम्हारी वेलोसिटी को बोलने का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखोगे? अबे हाँ या ना? लेकिन अगर तुमने बदला कुछ भी, तुमने मैग्नीट्यूड बदल ली, 40 की, 30 की, 20 की, 15 की, 60 की, 70 की, चेंज कर दी, बढ़ाई घटाई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या बदला? मैग्नीट्यूड। या तुमने डायरेक्शन बदला, जा रहे थे इधर, मुड़ गए इधर, बराबर है कि नहीं? स्पीड नहीं बदला तुमने, 40 का 40 ही रखा। मैं बोला कर किधर बदला? स्पीड नहीं बदला मैंने, लेकिन मेरा डायरेक्शन तो बदल दी। तो तुमने मैग्नीट्यूड बदला या डायरेक्शन बदला या दोनों बदल डाले, तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। और तुम्हारी वेलोसिटी को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? अब एक चीज समझो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला, कान खोल के सुनो, तो ही वो वेरिएबल नहीं होती। डायरेक्शन बदलने से भी वो वेरिएबल होती है। कोई बंदा अगर स्पीड की बात करे तो एक चीज समझो, स्पीड में तो खाली मैग्नीट्यूड ही होता है। मैंने बोला व्हाट इज कांस्टेंट स्पीड, तुम बोलेंगे सर स्पीड का जो नंबर है बस उसको फिक्स रखना है, 30 है तो 30 ही रखने का है। डायरेक्शन किधर भी जाओ, लेकिन 30 को ना बढ़ाने का ना घटाने का, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन होता ही नहीं है। 30 से ज्यादा हुआ या 30 से कम हुआ मतलब बदला, तो हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड है। तो वेरिएबल स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड है उतना ही रहा तो यूनिफॉर्म, और अगर बदलता रहा तो वेरिएबल। लेकिन वेलोसिटी के बारे में कान खोल के सुनना, हो सकता है कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम रह जाए, 30 की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन तुमने डायरेक्शन बदल दिया तो फिर भी तुम्हारी वेलोसिटी वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी? इधर योर मैग्नीट्यूड चेंजेस और योर डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस। याद रखोगे? कोई डाउट है इसमें? इसके बाद में तुमको एक घनाघाती खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछूंगा, सुनना। ओके, नॉन एक्सलरेटेड मोशन भी बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म को, और इसको एक्सलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। एक्सलरेटेड और नॉन एक्सलरेटेड याद रखोगे? एक्सलरेटेड का मतलब जहां पे एक्सलरेशन है। क्या है एक्सलरेशन? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलरेडी आपको पता है, 8वीं से पढ़ रहे हो। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं नॉन एक्सलरेटेड है, मतलब यहां पे एक्सलरेशन नहीं है। और एक्सलरेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही है, तो मैं इमीडिएटली पूछ सकता हूं अच्छा वेलोसिटी बदल रही है, और कितने से बदल रही है? 1 सेकंड में। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपको कि तुम्हारी वेलोसिटी 1 सेकंड में कितने से बदल रही है? तो 1 सेकंड में वेलोसिटी जिस नंबर से बदलती है ना, उसी को एक्सलरेशन बोलते हैं। तो जाहिर है जहां पे वेलोसिटी बदल ही नहीं रही वहां पे एक्सलरेशन ही नहीं है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन एक्सलरेटेड।
जहां पे वेलोसिटी बदल रही है वहां पे एक्सेलरेशन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दो टाइप पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं तुमको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तब ये दिमाग में याद रखना ये दोनों टर्म। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज व्हाट? एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तब उसका आंसर देना है। अभी घाई मत करो, आता है फिर भी मत बताओ, क्योंकि हो सकता है तुमको आता है, समझा? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन दोनों में से कौन से टाइप की मोशन है? एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड, समझा? तो अभी टेंशन मत लो, बाद में उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल याद रखो कि मैंने ऐसा कुछ तो क्वेश्चन पूछ लिया। अगला टॉपिक है बच्चों एक्सेलरेशन। ओके, देखो बच्चों, एकदम ऊपरी लेवल पे, एकदम ही बेसिक लेवल पे अगर तुमको एक्सेलरेशन समझना है तो एक्सेलरेशन क्या है इतने लोअर लैंग्वेज में बताओ कि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक्सेलरेशन समझ में आ जाए, उसको भी समझे एक्सेलरेशन क्या है। तो मान लो तुम्हारे पास कोई व्हीकल है, ओके, इस व्हीकल का यहां पे ना एक डिवाइस होता है जिसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, देखा है तुम लोगों ने? तुम्हारे पास बाइक, मोपेड, कार, बैलगाड़ी, नहीं बैलगाड़ी में नहीं होता, ऐसा कुछ भी व्हीकल है सपोज, बराबर है ना? अबे हाय है ना? तो ये एक डिवाइस यहां पे लगा होता है जिसका नाम होता है एक्सेलरेटर। अब जैसे ही तुम उसको पकड़ के खींचते हो, तुमको बताने की जरूरत नहीं तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ता है या फिर अगर तुम कम करोगे तो घटता भी है। सो लेट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए मैं खाली मैग्नीट्यूड वाला बात की बात करता हूं कि मान लो उसका स्पीड 30 था और 40 हो गया, बदल गया? हाँ बदला। कितने से बदला सर? 10 से बदला। मान लो 10 से बदलने के लिए उसको 5 सेकंड लगे, तो 5 सेकंड में अगर 10 से बदला तो 1 सेकंड में कितने से बदला? 2 से। 1 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी जिस नंबर से बदला ना बच्चों, ये वाला नंबर, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? हर सेकंड वेलोसिटी कितने से बदल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। समझ में आ गया सबको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये क्लियर है सबको? तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, तुमको लिखना है लिख सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि ये कोई एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। So the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. Acceleration is change in velocity upon time lapse, यानी कि कितना टाइम में वो चेंज हो गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में भी बच्चों दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये क्या चीज है उसको समझो। सपोज तुम पॉइंट ए पे थे, यहां पे तुम्हारा स्पीड था 10, तुम पॉइंट बी को पहुंचे, पहुंचते पहुंचते तुम्हारा स्पीड हो गया मान लो 80, या मान लो स्पीड हो गया 90 मीटर पर सेकेंड, सपोज मीटर पर सेकेंड में गिन रहे हो तुम लोग। तुम्हारा स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है, और ये पूरा इंक्रीज होने को जो टाइम लगा मान लो वो 10 सेकेंड का टाइम है। 10 सेकेंड में ये पूरा कार्यक्रम हो गया। अब मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा कि बेटा तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है? कुछ हमारे मित्रों को थोड़ी देर के लिए क्लास में फुटेज चाहिए। फुटेज नहीं बताओ था, और तुम कोई मूवी देखते हो सपोज, तो उसमें होते हैं ना कुछ एक्टर्स होते हैं, साइड एक्टर्स भी होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी लगता है ना मेरा भी थोड़ा रोल आना चाहिए, मेरे को भी कुछ तो दो ना, तो उनको फुटेज खाने की आदत होती है। तो कुछ बच्चों को लग रहा है थोड़ा फुटेज चाहिए, लो बेटा बात करो, तुम्हारा बात सारी दुनिया सुने, अपने क्लास के बाकी के बच्चे सुने, इसलिए ना 2 मिनट का शांति बनाए रखते, बाकी सारे बच्चों ने सुनो उनको क्या बोलना है बोला। चला ठीक है, कोई बात नहीं, फुटेज खत्म हो चुका है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो पूरा 10 से लेके 90 तक तुम्हारा स्पीड बढ़ा बच्चों, और 10 सेकंड लगे। मैंने बोला कितने से बढ़ा? तुम बोलेंगे सर 80 से बढ़ा। कितने टाइम में? 10 में।
तो मैंने बोला अच्छा फिर 1 सेकंड में, आप बोलेंगे सर 8 से। तो तुमने ये बहुत बड़ा इंटरवल, 10 सेकंड काफी बड़ा इंटरवल है, इसमें तुम्हारा स्पीड कितने से बढ़ा वो निकाला। तो बहुत बड़े इंटरवल में जब तुमने स्पीड कितने से निकाला तो वो आ गया तुम्हारा एवरेज। वो क्या आ गया बच्चों तुम्हारा एवरेज। तो व्हाट इज एवरेज? फाइनल वेलोसिटी इस केस में था 90 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इस केस में था 10। वैसे मैं खाली मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, और वेलोसिटी खाली मैग्नीट्यूड के बदलने से नहीं बदलता, हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम रह जाए, डायरेक्शन बदल जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगाया, तो वो तुम्हारा हो गया एवरेज एक्सलरेशन। क्या आ गया बच्चों तुम्हारा? लेकिन क्या ये जरूरी है? देखो अगर इस हिसाब से माने, इस हिसाब से माने तो हर सेकंड स्पीड कितने से बढ़ रहा है? 8 से। तो तुम मैथमेटिकली लिखोगे सर पहले सेकंड 0 सेकंड को स्पीड 10 था, 1 सेकंड के बाद 18 हुआ, फिर 2 सेकंड के बाद 26 हुआ, 3 सेकंड के बाद कितना हो गया? 34 हुआ, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते 10वें सेकंड में 90 हुआ। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सेकंड एग्जैक्टली वो 10 से ही बड़ा होगा, सॉरी 8 से ही बड़ा होगा? हो सकता है पहले सेकंड में उसका मूड ही नहीं था, सर मैं तो 1 ही से बड़ा होगा। दूसरे सेकंड में उसने बोला सर अभी मेरी इच्छा है 15 से बढ़ाने का। तीसरे में उसकी इच्छा हुई सर 4 से कम करने का। लेकिन फाइनल और इनिशियल नंबर उसने मेंटेन किए। फाइनल 90 था, इनिशियल 10 ही था, बीच में सारी काशी करके रख दी। तो ऐसी केस में जो तुम एवरेज निकाल रहे हो वो और हर मूवमेंट का आंसर दोनों सेम है क्या? अबे 10वीं में तुमको अगर मान लो 90% मिले हैं तो 90 तुम्हारा एवरेज है क्या? हर सब्जेक्ट के मार्क्स 90 है क्या? उसी तरह से तुम्हारा एवरेज 8 आया, इसका मतलब हर सेकंड स्पीड 8 से ही बढ़ रहा था क्या? जरूरी नहीं है। किसी इंस्टेंट को थोड़ा ज्यादा बढ़ा होगा, किसी इंस्टेंट को थोड़ा कम भी बढ़ा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बाकी छोड़, 10 सेकंड में तूने क्या किया पता नहीं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को तुम्हारा एक्सलरेशन क्या है, तुम्हारा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को वेलोसिटी किस नंबर से चेंज हो रहा है। फिर इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? एज स्मॉल एज टाइम। जितना छोटा टाइम इंटरवल लोगे तुम्हारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा। कॉमन सेंस है, उतने छोटे टाइम में तुम्हारा वेलोसिटी भी बहुत छोटे नंबर से ही, छोटे वैल्यू से ही चेंज होगा। जैसे मान लो तुम किसी के गाड़ी के पीछे बैठे, उसको बोले तुम्हारा एक्सलरेशन चेक करने का है। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा ना, तुमने वेलोसिटी चेंज करने को शुरुआत करने का, मैग्नीट्यूड बदल या डायरेक्शन बदल तेरी मर्जी, मरेगी नहीं। मैं स्टॉप बोलूंगा ना तो तूने रुकने का, ओके। और इसमें तुमने वेलोसिटी कितने से चेंज किया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये आ गया अपना एक्सलरेशन। और तुमने उसको बोला स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप के बीच में टाइम ही नहीं था, 0.00001 सेकंड। तो इतना छोटा टाइम तुम किसी को दोगे तो तुम्हारा जो एक्सलरेशन होगा बच्चों, उसका नाम क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। अब जो फॉर्मूले लिखने का तरीका है, जो फॉर्मूले लिखने का तरीका है दैट इज सेम जो कि अभी अभी हम लोगों ने किसके लिए किया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के लिए किया था। बस वही लॉजिक तुमको यहां पे यूज करना है। तो मुझे खाली चेक करना है कि आपका दिमाग भागता है कि नहीं, अदरवाइज लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। बोलो एक्सलरेशन का फॉर्मूला बताओ, एवरेज वाला। एवरेज एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है? यस, डेल्टा वी बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और फिर इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन बताओ, डेल्टा वी बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन वेलोसिटी बहुत छोटे इंटरवल की बात की गई है, तो यहां पे टी बहुत छोटा होने की वजह से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये समझ में आ गया? इस तरह से लिखने के बजाय कोई बच्चा इसको v2 बार माइनस v1 बार डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 भी लिख सकता है। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, दोनों चीजें बेसिकली सेम ही है। समझ में आ रहा है? और ये जो लिमिट के साथ लिखा हुआ है, किसी ने तुमको धमकी दी, बोला बेटा लिमिट मेरे को अच्छा नहीं लगता, लिमिट हटा दे, तो तुम बोलने का लिमिट तो नहीं हट पाएगा सर, लेकिन अल्टरनेटिव तरीका है लिखने का। इसके अलावा मैं ऐसा लिख सकता हूं dv डिवाइडेड बाय dt, वेक्टर है बार करो। समझा? सबको समझा? तो अभी तुम्हारे पास और कितने फॉर्मूले ऐड हो गए बच्चों? 2। वो एवरेज खाली एक्सलरेशन का भी तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, बराबर कि नहीं? ये वैसे गलत लिखा हुआ है तो तुम उसको भी काउंट कर लोगे तो 3 हो गए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 5, दिस इज 6, दिस वन इज 7। कॉपी। छोड़ दो, पानी लो। चलो, समझ में आ गया सबको?
नाइस, दैट्स लाइक ए गुड स्टूडेंट। इस तरह से हम लोगों ने एकदम टिपिकल जो बेसिक था उसको कर लिया है कवर। थोड़े 2-3 नॉर्मल डेफिनेशन है। डी एक्सलरेशन क्या होता है बच्चों? जहां पे तुम्हारा स्पीड बढ़ने के बजाय कम होना शुरू होता है, हर सेकंड स्पीड बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो उसको हम लोग एक्सलरेशन की जगह पे डी एक्सलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, याद रख लोगे। ओके, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या है? हर सेकंड सेम नंबर से स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकंड 8 8 8 8 8, यूनिफॉर्म। कभी स्पीड 1 से बढ़ा, कभी 2 से बढ़ा, कभी 4 से घटा, किसी से भी बढ़ा किसी से भी घटा, तो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। समझा? पक्का? किसी को डाउट है इसमें? एक बार वापस बताओ। डी एक्सलरेशन या रिटार्डेशन क्या है? तुम्हारा स्पीड बढ़ने के बजाय, वेलोसिटी बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो उसका नाम क्या होगा? मैग्नीट्यूड बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो उसका नाम क्या होगा? डी एक्सलरेशन। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये कैप को ऊपर फेंका तो इसका स्पीड बढ़ने के बजाय क्या होगा? घटेगा, तो वो क्या हो गया? डी एक्सलरेशन। बढ़ता तो एक्सलरेशन। अच्छा, बढ़ रहा है सेम अमाउंट से, अगर मैं इसको पकड़ू और छोड़ दूं तो आपको पता है अर्थ के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की ओर आ रहा है तो उसका स्पीड हर सेकंड इस पर्टिकुलर नंबर से बढ़ता है, 9.8 मीटर एक सेकंड में। इसी को बोलते हैं उसका एक्सलरेशन। हर सेकंड अर्थ की ओर, अगर अर्थ के करीब की बात कर रहा हूं डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिर रहा है तो उसका स्पीड हर सेकंड 9.8 से बढ़ता रहता है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सपोज 10 मान लू, तुम किसी बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, तुमने ऐसा ये चीज पकड़ा, छोड़ दिया, फ्री फॉल बोलते हैं इसको। पहले सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड 10 होगा, 2 सेकंड के बाद 20 अप्रोक्सीमेटली, 3 सेकंड के बाद 30, 4 सेकंड के बाद 40, टू बी प्रिसाइज 9.8 का टेबल लिख दो सारा। तो ये हर सेकंड सेम नंबर से बढ़ रहा है। एक्सलरेशन कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म। कौन सा हो गया? लेकिन तुमको मैंने बाइक दी एकदम हायाबुसा, एक्सलरेटर है तुम्हारे पास और तुम भगा रहे हो उसको कैसे भी, कभी बढ़ाया कभी घटाया, कभी इधर कभी उधर, तो वो कौन सा एक्सलरेशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। ऐसा बाइक में तुमको दूंगा नहीं, मेरे पास होने के बाद भी नहीं दूंगा। अंडरस्टूड? सो फार हमने बेसिक का एक लेवल खत्म कर लिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और उससे अगला वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, उसके अगला वाला कुछ हिस्सा, इवन दैट इज ऑल्सो बेसिक। क्यों? क्योंकि ये भी 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर चालू होता है रोटेशनल डायनेमिक्स, वो चालू होता है डायरेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स से यहां से अपना चैप्टर चालू होता है। लेकिन इवन सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के पहले बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो दूसरा पार्ट पढ़ा होगा, इसके आगे का जो भी हिस्सा पढ़ा होगा, दैट इज ऑल्सो बेसिक। ओके, लेकिन ये इतना बेसिक नहीं है जितना अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब तक जो पढ़ा है उसको कर लोगे ना परफेक्ट? ओके, 15 मिनट है, सर्कुलर मोशन का काफी सारा बेसिक अभी भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन में है कि वो सर्कल कंप्लीट करता है या सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर घूम रहा है, लाइक दिस, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के बाजू में, मून का मोशन जो अराउंड सन है, अर्थ है, दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन। अर्थ का मोशन अराउंड दी सन एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं है, तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लेंगे। किसी बंदे ने एक पत्थर लिया, उसको एक रस्सी से बांधा और ऐसे गोल 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 घुमा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। तो ये सारे सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन के बाद एक टर्म है बहुत काम का, जिसका नाम है रेडियस वेक्टर। तो इसको गौर से सुनना। देखो बच्चों, तुम किसी सर्कल में घूम रहे हो, इमेजिन करो ये वो सर्कल है। ओके, इस सर्कल में तुम मोशन में हो। सर्कल का जो सेंटर है, इसको तुमने एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन लेने का डिसाइड किया। तुमने एक एक्सिस ड्रॉ किया नेचुरली, इसको मैं वाई एक्सिस बोल सकता हूं, एक्स एक्सिस बोल सकता हूं, इसको मैं वाई बोल सकता हूं। तो तुमने क्या किया बच्चों? तुमने सर्कल के सेंटर को ओरिजिन मान लिया। क्या माना? सर्कल के सेंटर को बोलो जल्दी से, ओरिजिन। फिर उसके बाद तुमने सर्कल का ये जो दूसरा वाला, इसको मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लिए, दो परपेंडिकुलर लाइन।
और मान लो तुम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को, तुम इस सर्कल के ऊपर घूम रहे हो, मैंने तुम्हारा फोटो निकाला, ट्रिक नहीं टिक होता है वो, ओके, फोटो निकाला, और उस फोटो निकालते वक्त तुम यहाँ पे अपना दांत निकाल के हंस रहे हो, ये जो दिख रहा है पॉइंट पी, ये तुम्हारी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को पोजीशन है, इस सर्कल के ऊपर तुम घूम रहे हो। तो इस केस में अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, कान खोल के सुनियो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, मान लो मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो सर्कल के सेंटर से, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के ओरिजिन से तुम्हारे तक आ रही है सीधी सीधी, यानी कि तुम्हारी पोजीशन को दिखा रही है। तो गौर से देखो, ये टेक्निकली सर्कल का रेडियस भी है और एट द सेम टाइम तुम्हारा पोजीशन भी दिखा रहा है। इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। यूजुअली हम लोग इसको आर बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम चाहे तो इसको ओ और इसको पी बोलो, और इसी को तुम लोग ओ पी बार ऐसा भी बोल सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? अबे सुना कि नहीं? तो ओ पी बार क्या है? तुम्हारा रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है इसका? जल्दी बोलो। रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। अब तुम में से कोई बच्चा चाहे तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना सकता है, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम इसको समझोगे भी। इमेजिन करो बच्चों, तुम ऐसा निकले और एक्स की दिशा में तुम एक डिस्टेंस गए। ये जो दिख रहा है तुमको ग्रीन कलर का छोटा सा, तुम इधर से निकले और एक्स की दिशा में कितना गए? एक कदम चले। तो इसको कैसे लिखते? अबे हाँ या ना? अब तुमको किसी से सॉरी मांगने है तो ऐसा करते हो, सिंबल लिखते, सिंबल है ना सॉरी मांगने का। हाँ, उसी तरह से तुम एक्स की डायरेक्शन में एक कदम गए, कैसे लिखोगे? वी राइट इट विद दिस सिंबल आई कैप। जानते हो ये खाली सिंबल, ये सिंबल का मतलब ही नहीं समझा क्या जिंदगी में आके उपयोग? फिर तुम्हारा साइंस को एडमिशन लेके लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे तो चुल्लू भर पानी का भी नुकसान होगा, मरेगी नहीं। तो ये सिंबल मैंने तुम्हारे सामने किया, मैंने बोला ये क्या है? तुम बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई बंदा एक्स एक्सिस की दिशा में एक कदम गया तो बस ये सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। मैंने बोला बेटा 2 कदम गया, तुम बोलेंगे सर ट्वाइस आए। मैंने बोला बेटा 3 कदम गया, तुम बोलेंगे सर थ्राइस आए। मैंने बोला बेटा x कदम गया, कितना कदम गया? ओए बच्चों, अरे कितना कदम गया? मैंने बोला x की दिशा में इधर तक वो x इतना डिस्टेंस गया। तो तुम क्या बोलोगे? सर ये जो है ना, ये वेक्टर दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर का बनाया हुआ, इसका नाम होगा x इंटू आई कैप। समझा क्या? तो x इंटू आई कैप का मतलब x की डायरेक्शन में x इतना डिस्टेंस गए, x एक्सिस की डायरेक्शन में x इतना डिस्टेंस गए। फिर मैंने बोला बेटा y की डायरेक्शन में एक ही कदम गए, y एक्सिस की ओर गए, लेकिन कितना कदम गए? 1 कदम। कैसे लिखोगे सिंबलिकली? तुम बोलेंगे सर कुछ नहीं, जे बार। अब तुमको जे बार सिंबल लिखने का मतलब ही नहीं समझा, कितनी दुख की बात है। और जे बार कि तुम y एक्सिस की दिशा में 1 कदम गए, तुमको मैंने बोला y एक्सिस की दिशा में ना 2 कदम गए, तुम इसको क्या बोलोगे? 2 डिस्टेंस गए, 2j। तुम 3 डिस्टेंस गए, उसको क्या बोलोगे? 3j। मैंने बोला तुम y की दिशा में गए, y डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस, ये तुम्हारा y है। ये डिस्टेंस कितना है? तुम्हारा y। तो कितना डिस्टेंस गया डायरेक्शन के साथ कैसे लिखोगे? y इंटू जे कैप। ओके, किसी को डाउट है इसमें? नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओए बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलेगा कि तुम ऐसा गए इधर x, कैन यू सी दिस, यानी कि x आई कैप। फिर तुम ऐसा गए, क्या ये बोलो तो y जे कैप। ट्रायंगल लॉ बोलेगा ये रे बीच में से जाता सीधा सीधा ऐसा, एक ही जगह पे पहुंचता, काई को इतना दमा बिना कारण, बने कि नहीं? तो तुम्हारा आर बार या यू में से ओपी बार, यानी कि तुम्हारा x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप, याद रखोगे। सो ये फॉर्मूला वैसे देखा जाए तो तुमको कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या ये तो फालतू सी चीज है, मैं तो ऐसे ही लिख लूंगा बेटा एक्स आई प्लस वाई जे। लेकिन वो सेंसिबल चीज है, कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस वेक्टर? जल्दी बोलो, एक्स आई प्लस वाई जे। किसी को इसमें डाउट है? पक्का? तो रेडियस वेक्टर का पहला फॉर्मूला दिखाया आपने। फॉर्मूला नंबर कितना है वैसे? ये सीक्वेंस में 8वां होंगे सगळे फॉर्मूले नीट 8वां। हाँ, जूम नहीं दिखता?
अच्छा, थोड़ा आंखों का प्रॉब्लम है यानी कि तुम लोगों को। देखो, देखा, चलो समझा सबको ये? क्या किसी को इसमें तकलीफ है? किसी को भी इसमें तकलीफ नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब रेडियस वेक्टर के बारे में कुछ छोटे छोटे जो ऑब्जर्वेशन है जो तुम में से कोई भी बच्चा खुद कर सकता है। बोलो मत। चलो दिखाता हूं मैं आपको। रेडियस वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। उसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पोजीशन दिखाता है, बोले कि नहीं? एज इट इंडिकेट द पोजीशन विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमने रेफरेंस के लिए फ्रेम बनाई, एक्स और वाई एक्सेस एक फ्रेम है, उस रेफरेंस ऑफ फ्रेम का ओरिजिन से वो एक तरह से पोजीशन भी बताता है, इसलिए उसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसको आर बार सिंबल से अपन डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर बार। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। तुम किधर भी जाओ, डिस्टेंस सेंटर जो है ना, देखो रेडियस तुम इधर लिखते, इधर बनाते, इधर बनाते, इधर बनाते, सारे रेडियस हैं, तो तुम्हारा रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन डायरेक्शन उसका हमेशा बदलता रहता है। तुम इधर है तो ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है, तुम इधर गए तो ये डायरेक्शन, तुम इधर गए तो ये डायरेक्शन। सो इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है बच्चों? ऑलवेज चेंजेस। So direction of radius vector is always from center and thus the direction goes on changing with time. टाइम के साथ रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन बदलता रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि तुम कितने डिस्टेंस पे हो ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज रेडियस वेक्टर। क्या तुमको सर्कुलर मोशन और रेडियस वेक्टर ये जो तो बहुत सिंपल से टर्म थे वो समझ में आ चुके हैं बच्चों? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? सो कैन आई कंसिडर कि आज मैंने जितना भी कुछ तुमको पढ़ाया समझाया वो तुमको समझा? 5-10 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। कल हम लोग इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, देन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर। सारी बेसिक चीजों को मैं परफेक्टली कवर करूंगा, फिर चैप्टर चालू होगा। कल हो सकता है कि हमारा पूरा बेसिक खत्म हो जाए, परसों से हमारा चैप्टर एक्चुअल में फुल स्विंग में चालू होगा, लेकिन इन 2 लेक्चर का इंपॉर्टेंस भी अपने आप में है। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही जिंदगी के एक कोने में। हाँ कुछ तो, बाय।